सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज शुरू करेंगे टॉपिक इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी इज इन क्लास 12th इन सीबीएसई। जो बाकी स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें क्लास 11th का पार्ट है। सो ये जो टॉपिक रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। जो बच्चे क्लास 11th फ्रॉम स्टेट बोर्ड्स कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, या चाहे कोई और बोर्ड है जिनको इंडियन इकोनॉमी लगी हुई है क्लास 11th में, और क्लास 12th सीबीएसई जिनको इंडियन इकोनॉमी है सर। ठीक है, शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी थ्योरेटिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है पहला चैप्टर। ठीक है, पॉइंट इज की अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत आती है, नींद आती है, नहीं पढ़ी जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट सिर्फ क्लासेस लगा लो, सुन लो चीजें। आई गारंटी यू आपको 80-90% कंटेंट तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद एक प्लेन रीडिंग ले लेना, दैट्स इट। ठीक है, फिर एक बार 2-3 बार टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक बार रिवीजन फिर करवा देंगे। दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, गारंटीज की अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको लगता है कि बोरिंग है, जस्ट हियर द क्लासेस, जस्ट हियर द फैक्ट्स। बहुत सारे आंकड़े हैं, सबसे बड़ा पंगा किसका पड़ता है? जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको याद करना। ठीक है, गलत लिख दी तो पंगा, ना लिखो तो पंगा। आई गारंटी यू कि क्लासेस एंड होते होते जब ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होगा, आपको अकेला अकेला टॉपिक, अकेला अकेला चैप्टर फिंगर टिप्स पे रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चैप्टर खत्म होने के बाद हम इसके जो एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं या वेरी शॉर्ट बनते हैं, फिलअप्स, कुछ भी बनता है, सेशन रीजनिंग का बनता है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे A to Z कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें से। ठीक है ना, द पॉइंट इज कि जो बच्चे मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट हैं वो तो लगा ही रहे हैं, जो बच्चे दूर बैठे हैं, नहीं आ सकते सर, ठीक है, तो उनको ये सब अवेलेबल है सर। फाइन, शुरू करते हैं। नाउ चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब हमारे देश को आजादी मिली उस समय इंडिया की स्थिति क्या थी। हालात बहुत ही अच्छे नहीं थे, बदतर हालात थे। डिटेल में अकेला अकेला फैक्ट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, पॉवर्टी रेट क्या था, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या था, एग्रीकल्चर स्टेटस क्या था उस समय, इंडस्ट्रियल जो स्टेटस था वो क्या था, अकेला अकेला करेंगे। अंग्रेजों ने बहुत लूटा है, छोड़ा कुछ भी नहीं सर। और अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, और जब वो गए तो उन्होंने कितना नुकसान किया इस चैप्टर में देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इमोशनल चैप्टर, है ना। सुन के दुख होता है कि अंग्रेजों ने इतना लूटा, इतना हमें बर्बाद किया। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द नॉलेजेबल, ठीक है, जो आजकल की पीढ़ी उनको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है इन द पास्ट। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। शुरू करते हैं। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। दिस चैप्टर प्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की स्थिति किस तरीके की थी, जो कि बहुत बढ़िया नहीं थी। अब डिटेल में जाके अकेला अकेला देखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? हम कंपैरेटिव कंपैरिजन कर पाएंगे कि उस समय हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। ठीक है, तो उस समय से लेके इंडियन इकोनॉमी अब तक कैसे बढ़ के आई है। हाउ वाज इंडियन इकोनॉमी, हाउ द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन ऑल थ्रू सिंस दिस 1947 से लेके टिल 2026 तक। उसके बाद टू एनालाइज द फ्यूचर पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, अगर कोई भी इंसान है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको इवैल्यूएट करना है, किसी भी इंसान ने प्रेडिक्शन लगानी है, किसी इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्शन लगानी है कि हमारी इकोनॉमी कहां तक जाएगी। बिफोर having a prediction, before doing the prediction, you have to understand what was our past, हमारे साथ क्या हुआ है, हम कहां थे, कहां हैं, तब हमें समझ आएगा कि कहां हम जा रहे हैं। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन कैसे रहेगी इन फ्यूचर, दैट विल ओनली बी अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड द पास्ट, इफ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉर ऑल दिस इयर्स। ठीक है, इन द लास्ट 60-70 years, what was that situation. Now, Indian economy at the advent, before the advent of the British rule, कह रहे कि इंडिया को तो पहले क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो सर। सो इंडिया वाज वाइडली नोन एज अ गोल्डन स्पैरो ड्यू टू इट्स इमेंस वेल्थ एंड इकोनॉमिक रिचनेस अट्रैक्टिंग द ग्लोबल अटेंशन। तो हर एक जो मतलब कि देश था, हर एक जो एरिया था, वो हमारे इंडिया की तरफ नजर गड़ाए हुए था। उनको सिर्फ इंडिया दिख रहा था, इंडिया में जाना है, इंडिया से लाइक बिजनेस करना है, कुछ करना है। तो अट्रैक्टिंग द ग्लोबल अटेंशन सर, बिकॉज इंडिया वाज हैविंग अ गुड वेल्थ। इंडियन इकोनॉमी वाज इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल से पहले, जब ये अंग्रेज लोग आए उनसे पहले इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, प्रॉस्परस
एंड सेल्फ सफिशिएंट सर, सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, बहुत ही किसी की डिपेंडेंस नहीं थी। इंडिया वाज अ प्रॉस्परस नेशन, सब कुछ था हमारे पास। फाइन, सो एग्रीकल्चर सर्व्ड एज अ मेजर ऑक्यूपेशन, सो सबसे ज्यादा रोजगार किसमें था, खेती बाड़ी में, यानी कि एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर का भी थोड़ा सा बड़ा स्कोप है, नॉट ओनली खेती बाड़ी, इट इंक्लूड्स डेयरी फार्मिंग एज वेल, fish rearing as well, है ना। खेती बाड़ी is all about farming, agriculture is a wider word, it consists of farming, but it consists of dairy farming as well, it consists of poultry farming as well, it consists of the agriculture labor as well. Fine, so agriculture served as the primary occupation for the majority of the population, तो आज भी majority of the population किसमें engaged है, agriculture में, but at that time this आंकड़ा was very huge, लगभग तकरीबन more than 72%. Fine, at that time. So the rural economy was largely self-reliant, with the villages meeting the most of the daily needs internally, sir. तो खुद अपनी खेती करते थे, खुद अपना उगाते थे, खुद अपना बेचते थे, तो जो भी विलेजेस थे वो अपना खुद डेली नीड्स खुद इंटरनली सेटिस्फाई करते थे, खुद उगाना खुद खाना, हर एक परिवार खुद उगाता था खुद खाता था। हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, बात करते हैं एग्रीकल्चर के अलावा हमारा बिजनेस कैसा था सर, हैंडीक्राफ्ट्स बहुत चलता था, मैन्युफैक्चरिंग थी हमारे पास। इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द हाई क्वालिटी हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन टेक्सटाइल्स, ठीक है, हमारा कपड़ा बहुत फेमस, स्पाइसेस, मसाले, ठीक है ना, मसालों के चक्करों में तो अंग्रेज हमारे पास आ गए हमें लूटने के लिए, तो सब खेल मसालों का था। ज्वेलरी, मेटल वर्क वर द रिनॉन्ड वर्ल्ड वाइड फॉर द सुपीरियर क्राफ्ट्समैनशिप, और जो हमारे कलाकारों के पास जो कलाकारी थी, जो उनका मतलब कि उनके पास जो अद्भुत आप कह सकते हो कि हुनर था, वो पूरे संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलता था। दैट वाज ऑल इन इंडिया। उसके बाद विलेजेस फंक्शनड एज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स, fulfilling the requirements of food, clothing, other essentials without the heavy dependence upon the external market। तो हर एक गांव का हर एक परिवार अपनी जरूरतें खुद पूरी करता था। In that case, we can say that every village, almost every village was self-sufficient. It almost fulfilled their needs on their own. It did not have any dependence upon the any other nations. So it was all about before the advent of the British rule. अंग्रेजों के आने से पहले this was situation कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बढ़िया थी, एग्रीकल्चर था वो बहुत बढ़िया था, हैंडीक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग था वो बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, चाहे वो हमारी ज्वेलरी हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे मसाले हो, ठीक है, चाहे उसके अलावा कपड़ा हो, एवरीथिंग वाज द इन दिस रेंज, ठीक है, सबसे बढ़िया था, टॉप डोमेन था, टॉप पे था आई मीन टू से। उसके बाद कह रहे एक 17वीं शताब्दी का एक फ्रेंच ट्रैवलर था, जब उसने इंडिया विजिट किया उसने बोला कि बंगाल उस समय इतना अमीर था कि इट वाज इवन रिचर देन द इजिप्ट, अकेला बंगाल पूरे इजिप्ट से ज्यादा अमीर था एट दैट टाइम। Who has said this? At that time there was a French traveler whose name was Bernier। तो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर ने कहा था 17वीं शताब्दी में, बोला था कि अकेले बंगाल के पास इतना पैसा है कि जितना इजिप्ट के पास पैसा नहीं है, ठीक है। सो एट दैट टाइम जो हिस्टोरिकल राइटर्स है तो ये सब लिखते थे, हाईलाइटिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडियन रीजन, जो आप समझ सकते हो कि जो इंडिजीनियस रूल था, जो हमारा खुद का रूल था, जब अंग्रेजों ने हम गुलाम नहीं थे तब समझ सकते हो कि हमारी कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, हाउ प्रॉस्पर वी वर, ठीक है। सो हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है, फ्रेंच ट्रैवलर बोल रहा है, बर्नियर एट दैट टाइम इन 17th सेंचुरी सर। नाउ अब जब देश आजाद हुआ 1947 को, उस समय मतलब कि जो 200 साल तकरीबन अंग्रेज हमें लूट के गए, 200 साल तक उन्होंने हमें लूटा। 1947 को हमारी सिचुएशन क्या थी, हमें कहां छोड़ गई, कहां हमें वो छोड़ गए। सो फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 को हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं, यानी कि उस समय हमारी सिचुएशन कैसी थी, यानी कि अंग्रेज लोग हमें कहां छोड़ गए, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने कितना लूटा। और आप कह सकते हो कि लूटा तो बहुत है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर, ठीक है। चाहे टॉपिक का नाम ये रख लो, चाहे रख लो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि देखो कितने बदतर हालात है, सिनोनिम्स लग रहे हैं दोनों, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल लो, चाहे बोल लो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ 1947, दोनों सिनोनिम्स बन गए सर, यानी कि इतना लूटा है सर उन्होंने हमें। फाइन, सो ब्रिटिश पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरीके से उन्होंने नीतियां बनाई अंग्रेज लोगों ने कि रॉ मटेरियल्स, तो मतलब कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले गए सारा,
और सारा माल बना बना के इंडिया में देते हुए इंडियन कंज्यूमर बन के रह गया इनका। रॉ मटेरियल अंग्रेजों के पास था नहीं, वो इंडिया से अरेंज कर लिया, इंडिया से रॉ मटेरियल भी नहीं बन गया, ठीक है। और वहां पे एक सो कॉल्ड वहां पे तरक्की हो रही थी, रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां पे सामान बना बना के कस्टमर भी चाहिए, तो आबादी किसकी यूज करनी है, पॉपुलेशन किसकी यूज करनी है, इंडिया की। सामान किसको बेचनी है, इंडिया को। तो इंडिया को बना दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दिस लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अपना माल बेचने की सोच रहे हो तो आप तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडस्ट्रीज को काम नहीं करने दोगे। आपने इस तरीके की पॉलिसीज बनाई कि हमारे सारे इंडस्ट्रीज बर्बाद करके रख दिया आपने सर। हमारा इवन के सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा स्मॉल मीडियम कॉटेज इंडस्ट्री को, माइक्रो इंडस्ट्री को, वो सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग अपना माल बना के बेचें। जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर क्या करेगा, सप्लायर क्या करेगा, उसको मजबूरी में किसको माल बेचना पड़ेगा, अंग्रेजों को बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इंडिया में माल बन नहीं रहा तो जाहिर से बात है कि कंजम्पशन तो करनी है, लोगों को चीजें तो चाहिए, तो कंज्यूम कहां से करेंगे, जो अंग्रेज लोग बना रहे हैं ब्रिटेन में बैठ के। तो इस तरीके से पॉलिसीज बनाओ कि इंडस्ट्री खत्म कर दो, इनका जो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है वो हम खरीद लेंगे, वो हम ले लेंगे और महंगे महंगे दामों में माल बना बना के आप लोगों को बेचेंगे। आप तो कुछ बना नहीं रहे, आपके पास तो कुछ है नहीं, हम लेके आएंगे बाहर से सर, और मन चाहे दामों में आपको बेचेंगे। सो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने 200 साल तक 200 साल के बाद इंडिया एक तरीके से डिपेंडेंट इकोनॉमी बन गई या एक सब्सिडरी इकोनॉमी बन गई ब्रिटेन की सर। जैसे कंपनीज की सब्सिडरी कंपनीज होती है ना, वैसे ब्रिटेन का हम सब्सिडरी बन के रह गए सर। दिस इज हाउ दे हैव बिहेव्ड विद अस। फाइन, आगे जाके देखते हैं, केला केला देखते हैं। पहले एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल देखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, केला केला करके आएगा, सारे पॉइंट आएंगे। ऐसा होता है कि जो +2 की 12th क्लास की किताब, 12th क्लास की किताब, +2 की किताब है जो इंडियन इकोनॉमी की, या स्टेट बोर्ड में क्लास 11th में बुक लगी हुई है, उसमें ऐसा है कि बस टॉपिक ऊपर थल्ले हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉपिक है चैप्टर 1 में है, 2 में हो, 2 है, 1 में हो, ऐसा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई गारंटी यू कि मैं अकेला अकेला टॉपिक कवर करूंगा। सिर्फ इतना रह सकता है कि कोई टॉपिक पहले कवर हो, कोई टॉपिक बाद में कवर हो, बट मैं अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एंड वी विल गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है जी। दैट्स इट, दिस इज आई गारंटी टू यू। सो जो भी बच्चे चाहे स्टेट बोर्ड के हैं, चाहे वो सीबीएसई के हैं, सीबीएसई क्लास 12, स्टेट बोर्ड्स के जो क्लास 11th के बच्चे हैं, वो ये सारे क्लासेस लगा लो। दैट्स इट, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच टू एंड सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बस फर्क इतना है, कोई टॉपिक पहले है, कोई टॉपिक बाद में, फर्क इतना ही है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ स्टेट बोर्ड्स ने चैप्टर 15 बनाए हैं, कुछ ने 12 बनाए हैं, कुछ ने 20 बनाए हैं, इतना हो सकता है, वो कोई बात नहीं है। बट ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड, दिस इज माई गारंटी, ठीक है ना। सो हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, थंबनेल में कोशिश करते हैं, थंबनेल में मैक्सिमम तो लिख नहीं सकते इतना ज्यादा, तो जितना हो सकता है कि लिख देते हैं, बाकी डिटेल हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि हमने क्लास में क्या करवाया है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। उसके बाद बात करते हैं अब फीचर्स के हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया वाज अ बैकवर्ड और आई कैन से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी सर। अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं एमपी टुडारो। टुडारो क्या है कि रिनॉन्ड अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, वो क्या लिखते हैं, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो लेवल्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका बहुत पुअर होता है, ठीक है जी, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी सर, अत्यंत गरीबी। लो पर कैपिटा इनकम, अकेले अकेले बंदे के इनकम कैलकुलेट करोगे, दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट एज कंपैरिजन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पुअर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। लोग क्या समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ठीक है ना, जितने ज्यादा बंदे होंगे उतनी ज्यादा लेबर करेंगे, उतना अपने घर चलाएंगे। तो पहले काफी जमाने तक ये सोच रही, आज भी शायद कईयों की ये सोच है, जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट होता है और हाई पॉवर्टी होती है, जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट रहता है और हाई पॉवर्टी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज है नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल्स है नहीं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो जिसकी वजह से हाई डेथ रेट्स, जिसकी वजह से हाई डेथ रेट्स। तो कौन कौन बोलता है, एमपी टुडारो, रिनॉन्ड अमेरिकन डेवलपमेंट सर, ठीक है। सर ऐसा नहीं होता लाइक जिसके पास ज्यादा पैसा है कम पैसा है सर, पैसा कम ये नहीं, जो सबसे मायने रखता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपकी उस करेंसी से, उस पैसे से कितनी आप नीड सेटिस्फाई कर पड़ रहे हो, कर रहे हो सर।
ठीक है ना। अब जिम्बाब्वे करेंसी तो आपको पता ही है क्या वैल्यू उसकी, कुछ भी नहीं है सर, है ना। तो एज कंपैरिजन टू यूएस डॉलर इट इज एज गुड एज इनफाइनाइट, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, किसी के पास फॉर एग्जांपल 10 करोड़ जिम्बाब्वे रुपी है, ही इज पुअर, नहीं पुअरर, वहां पे इतनी महंगाई है कि आपको 10-10, 15-15, 20 लाख जिम्बाब्वे रुपए जो भी उनका है ना, इतने लाख खर्च करके एक ब्रेड का पैकेट मिलता है। मतलब एवरीवन इज अ मिलियनेयर ओवर देयर एंड एवरीवन इज पुअर, मोस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा क्यों होता है, आगे जाके डिटेल में चीजें देखेंगे, क्यों लोगों के पास पैसा होने के वजह के, पैसा होने के बावजूद वो लोग गरीब हैं सर। क्या पैसा होना अमीरी की निशानी है कि नहीं है, वो आगे जाके डिटेल में समझेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, अभी इंडियन इकोनॉमी रीड कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको जैसे एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसा है यू आर अमीर, डिपेंड करता है पैसा कौन सा है, उसकी डिमांड है कि नहीं है, उसकी डिमांड है कि नहीं है सर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आगे जाके देखते हैं। पर अल्टीमेटली व्हाट इज कंक्लूडेड इज कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, हर एक बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। उसके बाद नाउ 1947-1948 में हर एक बंदा ऑन एन एवरेज कितने रुपए कमाता था एक साल में, पर कैपिटा इनकम क्या था, 230 रुपए। क्या था, 230 रुपए। पूरे साल में कितने पैसे कमाता था, लगभग 230 रुपए। आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा है। 230 रुपए पूरे साल के, 230 रुपए। मान लिया कि 6-7% मतलब कि एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, मान लिया मैंने बात। एज ऑफ नाउ ये कई कुछ सालों में डबल डिजिट भी रहा है, कुछ सालों में कुछ कम भी रहा है, चलो उन्होंने एवरेज 6-7-8% है, तो फिर भी अब देख लो कितना कम है सर। उस समय तो पैसे की वैल्यू बहुत थी। अरे ठीक है 5-6% ग्रो कर लो, आज की कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर भी बहुत कम बन रही है ये तो। 230 रुपए कुछ भी नहीं है, पूरे साल की है यार, एक दिन की थोड़ी बात कर रहा हूं, इजंट दैट। अगर अपने पैसे को ग्रो भी करोगे 5-6% से, अगर उसको अपना लाइक आई मीन टू से इन्फ्लेशन भी होगा, इन्फ्लेशन भी कंसिडर करोगे तो भी कुछ भी नहीं बनना। सब जगह गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी, ठीक है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कुड नॉट इवन मीन द बेसिक नीड्स। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के पास ब्रेड बटर भी नहीं था। बेसिक नीड्स, ब्रेड बटर, कपड़ा, सर पे छत, यही बहुत बड़ी तोप थी, इसको ही नहीं पूरा कर पा रहे थे। हाई डिपेंडेंस अपॉन द फॉरेन इकोनॉमिक्स, बाहर वाले गुड्स देंगे तो हमारा इंडिया चलेगा, वो कनक देंगे तो हम रोटी खाएंगे, वो कपड़ा देंगे तभी हम कपड़ा पहनेंगे सर, वो की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तभी यहाँ पे हमारे मशीन लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं सर। और उन्होंने अपनी मनमर्जी से देना है, उन्होंने अपनी मनमर्जी से देना है सर। आज भी तो डिफेंस में ऐसे ही होता है, डिफेंस में भी अभी तक हम अभी तरक्की नहीं कर पाए। मोस्ट ऑफ द डिफेंस में नीड्स हम कहां से सेटिस्फाई करते हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से, जापान से, रशिया से। अगला 100 रुपए का कोई भी लाइक प्रोडक्ट है, आर्टिकल है, कुछ भी आइटम है, ठीक है, अगले दे रहे 10,000 रुपए का, अगले की मर्जी, अगले ने बनाया भाई, हम नहीं बना पा रहे वो चीज, हम बाहर से लेना पड़ रहे हैं। रफाल लड़ाकू जहाज हम नहीं बना पा रहे, रफाल हमने बाहर से लिया सर, चाहे वो 40,000 करोड़ का बिल बने, चाहे 50,000 करोड़ का बिल पे बने, वी हैव टू पे टू देम सर, isn't that? But anyhow, I'm talking about the basic agrarian needs as of now. जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया तब तक यही हालात रहे, तो थोड़े बहुत हल्के हल्के इंप्रूव होते रहे, पर बहुत बढ़िया हालात नहीं थे। फेमीन आया, वॉर आई, 1972 पाकिस्तान वॉर आई, might be you have heard that कि मैडम इंदिरा गांधी at that time went to the United States कि हमारा पैसा बहुत खर्च हो गया, we had been into the war, है ना, और खेती भी अच्छी नहीं रही, तो अमेरिका वालों ने 2-3 दिन वेट करवा के रखा था, और बाद में पता नहीं 1 दिन 2 ट्रक भेजे थे कनक के, भी रोटी खा लो। दैट वाज सिचुएशन एट दैट टाइम, थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, थैंक्स टू द पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश who have contributed to such a huge increase in the agrarian production at that time sir, ठीक है ना, thanks to the scientist team at that time. So anyhow, so पहला फीचर क्या है सर, पहला फीचर क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी सर, क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी सर। उसके बाद या बोल सकते हो अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरा उस समय क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे एज गुड एज नील ग्रोथ हो, या ग्रोथ हो ही नहीं रही, खड़गी ग्रोथ, स्टैग्नेंट होगी भाई, मूव नहीं कर रही इकोनॉमी। पिछले साल जो जीडीपी था लगभग उसके बराबर इस साल जीडीपी है,
जो पिछले साल माल पैदा कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, इस साल भी वही है। तो अब मान के चलो, अब देखो आंकड़ा देखो ध्यान से, 1860 से लेके 1945 तक भाई, 1860 से लेके 1945 तक लगभग 95 ईयर्स हो गए। वी हैव ग्रोन एट द रेट ऑफ ओनली 0.5%. We have grown at the rate of only 0.5%. In other words, we have not grown at all. In other words, we were stagnant. In other words, रुके हुए थे हम वहां पे सर. So extremely low or the negative growth rate over the long periods. So what is a stagnant economy? A stagnant economy shows that no significant economic development over a long period. एक लंबे समय तक तरक्की ना करना, ग्रोथ ना होना, that is a sign of stagnant economy. That is a sign of stagnant economy, खड़ी हुई इकोनॉमी सर। 1925 से लेके, बात ध्यान से सुनना, 1925 से लेके 1950 तक -0.1%। आगे तो क्या बढ़ना है, बैक ही आगे। अगर इस टाइम पीरियड की एवरेज निकालो 0.5%, 1925 से लेके 45 की निकालो -0.1% सर, डाउनफॉल। ग्रो तो क्या ही करना है सर, ठीक है ना सर। एक परिवार एक बार गरीब हो जाए ना, उसको अमीर बनने के लिए बहुत समय लग जाता है। एक इंसान गरीब हो जाए ना एक बार, उसको वापस खड़े उठने के लिए बहुत टाइम चाहिए। एक बहुत अच्छा खासा उसको एफर्ट लगेगा पढ़ने में, बहुत अच्छा खासा उसको एफर्ट लगेगा अपना कुछ सेटअप करने में, ब्रेक इवन पे आने पे, है ना, और कुछ कमाने पे, फिर उसके बाद अपने आप पे स्पेंड करने पे, फिर कुछ शायद उसके पास बचेगा, शायद वो एक्यूमुलेट करेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल वेल्थ। पता नहीं कितना समय खर्च कर देगा। एक बार एक देश बैक चला गया ना, उसको वापस ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद नाउ colonial governments never try to estimate the national income. आप मानोगे अंग्रेजों ने कोशिश ही नहीं की भी भाई कोशिश करके देख ले, इंडिया की एटलीस्ट सर्वे करवा लो, नेशनल इनकम तो कैलकुलेट कर लो, है कितना। वो कह रहे हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमने क्या लेना, जितनी मर्जी नेशनल इनकम हो इनकी, हम चाहते ही नहीं कि उनकी हो, कि ये तो हमारे लिए लेबर है, हमारे लिए बस काम करते रहे। इनको इतनी की रोटी दे देंगे 2 दिन में एक बार कि बस जिंदे रहने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए इन लोगों से हमें। अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बनानी हो, वो हमारे फेवर में सोच रहे हो, हमारी तरक्की के बारे में सोच रहे हो, हमारे कुछ मतलब कि अपवर्ड के बारे में, हमारी कुछ ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, फिर तो अगला करे एफर्ट भी, ठीक है भाई कैलकुलेट करते हैं कहां हम खड़े हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम पॉलिसी बनेंगे। अरे नियत ही नहीं है, छोड़ो पर कैलकुलेट क्यों करना, कैलकुलेट ही नहीं किया, नेशनल इनकम भी लगाने की कोशिश ही नहीं की सर कभी। सर भला हो इन बंदों का, भला हो दादा भाई नारोजी का, उस समय के महान इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपने बलबूते पे पूरे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश की सर। अब देखो उस समय कितने रिसोर्सेज होते हैं बंदे के पास, और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑन देयर ओन। यू आर नॉट अ गवर्नमेंट यार, यू आर एन इंडिविजुअल, you don't have the access to that much of resources. How difficult it is to calculate the national income on yourself, but still few authors, few scholars, few economists like Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shriras, V.K.R.V. Rao, ठीक है, so no systematic official estimates of national income, but individual scholars like these, ठीक है, Dadabhai Naoroji, William Digby made the private attempts, उन्होंने बेचारों ने कोशिश की। इनमें से जो VKRV का राव, उनके जो कुछ एस्टिमेट्स हैं वो सही माने जाते हैं, पर यहाँ पे हम लिख नहीं रहे क्योंकि वो सरकार के आंकड़े नहीं है, ठीक है ना, इसकी वजह से जो हमने बुक में नहीं लिखा हुआ सर, जो पब्लिश ही नहीं हुए, आए ही नहीं सर, ठीक है जी। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। 70% आबादी उस जमाने की एक तो पैलीगल एग्रीकल्चर कर रही है, हर बंदा कहां घुसा हुआ है, एग्रीकल्चर में घुसा हुआ है, चाहे वो डिसएग्रीवाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कहने को वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो मतलब है तो एज गुड एज अनएम्प्लॉयड सर। जब 5 बंदों की जरूरत है वहां पे 12 बंदे काम कर रहे हैं, जब 15 बंदों की जरूरत है वहां पे 40 बंदे काम कर रहे हैं सर, ठीक है ना। वो भी कितना सर्व करेगी एग्रीकल्चर आपको सर, कितना बाहर सहेगी आपका। अब सभी को उससे रोजगार चाहिए, ठीक है ना, पूरे इंडिया को, यानी कि 70% आबादी उसमें लगी हुई है, इंडस्ट्री है ही नहीं, अगला करे क्या। अंग्रेजों ने इंडस्ट्री लगाई नहीं, आने ही नहीं दी, जो थी पहले वो उजाड़ दी, ऐसी पॉलिसीज बनाई कि छोड़े कुछ नहीं हमारा। सो कहने का मतलब कि उस समय 70% जो आबादी थी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड, जबकि वो प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, पैदावार में कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी? केवल 50%। दिस शोज कि हाउ बैकवर्ड वाज इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम, या हाउ बैकवर्ड द सिचुएशन ऑफ, आप लिखते हो यहां पे सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड एट दैट टाइम। सर एग्रीकल्चर कितनी बैकवर्ड थी? क्यों? 70% लोग हमारे इस पे लगे हुए हैं, और जो पैदावार हो रही है उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? केवल 50%। फाइन। इस दुनिया में ना ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो अग्रेरियन और डेवलप हो। इस दुनिया में कोई भी इकोनॉमी, मेरा मानना ये है कि बिसाइड मतलब अग्रेरियन होकर डेवलप नहीं हो सकती। इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स में आया है चाहे यूरोप में आया है। सर नॉर्थ अमेरिका ने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाहे यूरोप ने देखा है। और सिंपल यार, कनक बेचोगे ना, उदाहरण तौर के आज की बात कर रहा हूं, 25-30 रुपए किलो बिकेगी सर कनक। कितने की बिकेगी? 25-30 केजी, 25-30 रुपीज पर केजी। इसका आटा बना के बिस्किट बना के बेचोगे ना सर, 400 से 500 रुपए किलो बिस्किट है, 40-50 रुपए का 100 ग्राम का बिस्किट का पैकेट आता है। इसको एज इट इज बेच लो, इतने पैसे मिलेंगे। इसको कुछ कन्वर्ट करके बेचो कि ये जी रागी है जी, ये इसके बिस्किट्स हैं, ठीक है ना, उसको ऐसा कुछ ब्रांडिंग करके बेचो तो आप मानोगे नहीं, 400-500 बेचोगे। सिंपल लकड़ बेचो, कम रेट के बिकेगी। उसका सोफा बना के बेचो, बढ़िया रेट में बिकेगा। सिंपल लोहा बेचो, उसकी कार बना के बेचो, एसी बना के बेचो, उसका रेट कुछ और ही है। तो जो मतलब कि रॉ मटेरियल होता है उसका रेट कुछ और होता है, और व्हेन इट कम्स टू द फिनिश गुड्स ना, जब वो किसी की नीड सेटिस्फाई करते हैं ना, उसका रेट कुछ और ही बन जाता है सर। तो मेरा मानना बिल्कुल सिंपल है, सिंपल रॉ मटेरियल बेचोगे उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, कुछ बना के बेचोगे ना उसका बहुत पैसा बनेगा। सिंपल फूड बेचोगे कम रेट पे, जूस बना के बेचोगे, रियल का डब्बा बना के बेचोगे, ठीक है ना, वो 100-110 रुपए 120 रुपए लीटर है सर। उसमें पानी का कंटेंट ऐड करके, शुगर ऐड करके अच्छे खासी, तो क्या रेट बिक रही है वो? कोई भी चीज लेके देख लो सर। इन शॉर्ट, अगर कोई भी इंसान या इकोनॉमी एज अ होल सिंपल आप रॉ मटेरियल बेच रहे हो तो उतना पैसा नहीं बनेगा। अगर एज कंपैरिजन टू कुछ बना के बेचोगे, बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए भाई, बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। जब कोई इंडस्ट्री आती है तो कितनों को रोजगार मिलता है, वो चलो अलग टॉपिक है, वो वहां पे बात कर लेंगे। मैं सिर्फ एक आपको ब्रीफ बता रहा था भी कितना फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक है जी। सो कहने का मतलब क्या है, लो प्रोडक्टिविटी थी सर। मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं, आपकी जो बुक में जो आंकड़े हैं ना वो 47-48 के आंकड़े हैं, ये वाले आंकड़े लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे जो मुझे अवेलेबल थे, इंटरनेट पे मिल सकते थे, किसी वेबसाइट पे मिल सकते थे, ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके यहाँ पे लगा दिए आंकड़े सर, ठीक है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग कहां से आंकड़े लिए, मैंने उसको सोर्स भी साथ में लगा दिया। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई रिसर्च, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही आंकड़े। अगर फिर भी कुछ 19-21 एक आंकड़ा ऊपर है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता देना सर, ठीक है। एज पर माई रिसर्च, मैंने आपको बताने के लिए, आपको अच्छा बताने के लिए, मैं चाहता सिर्फ ये लिख सकता था, आपकी बुक में लिखा हुआ है जस्ट एज टू कंपेरिजन, ठीक है ना। ऊपर हमने क्या पढ़ के आए हैं कि आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा उस समय हम हमारे क्या हालात है और आज क्या हालात है, आप कंपेरिजन कर पाओगे सर, ठीक है। नाउ फूड ग्रेन प्रोडक्शन उस समय कितना था? 527 लाख टन 1947-48। आज हम कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, कितना? 3765। उस समय कितना था? 527। आप बोलोगे सर क्या है, उसमें पॉपुलेशन भी तो कम थी, तो मैंने पॉपुलेशन का आंकड़ा भी नीचे लगा दिया। आपकी बुक में नहीं है पॉपुलेशन का आंकड़ा, आपकी बुक में नहीं है पॉपुलेशन का आंकड़ा। उस समय लगभग 34 करोड़ की बात दी थी, अब एज ऑफ नाउ 140 करोड़ की बात दी है सर। अभी सर्वे चल रहा है, अभी सेंसस शुरू हुआ है, अभी लेटेस्ट आंकड़े नहीं आए, ठीक है। सो जो मैंने आंकड़े यूज किए हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, 2026 के एस्टिमेट में नहीं यूज किए है सर, यूनाइटेड नेशन पब्लिश किए। एग्जैक्ट सेंसस अभी चल रहा है, अभी पब्लिश नहीं हुआ, इट विल टेक टाइम टू पब्लिश, ठीक है। सो ये कितना हुआ है, कितना हो गया, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? लगभग 4 टाइम्स, 4.25 गुना या 4.5 गुना। और ये कितना बढ़ गया हमारा इस बार? लगभग 7 गुना सर, ठीक है। दैट शोज कि हमने अच्छा अचीव किया इन द टर्म्स ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। पहले हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? लगभग 527 लाख टन। अब कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 3765 लगभग। आप मोटा मोटा याद कर लिया करो, पॉइंट नहीं याद आता, इट्स ओके, अप्रॉक्स लिख दिया करो सर, ठीक है ना। 3765 यानी कि 3765.63 लाख टन, ठीक है। तो मैंने आंकड़े कहां से यूज किए हैं? थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, पीआईबी रिलीज 2026। पीआईबी बेसिकली क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन क्या करता है? सरकार की एजेंसी है जो न्यूज छापती है, सरकार की एजेंसी है जो सरकार के आंकड़े पेश करती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है जी। सो प्रेस एजेंसी है, सरकार की है, सरकार के आंकड़े हैं। उसके बाद व्हीट यील्ड, सो कितना प्रोड्यूस करते थे हम? 660 केजी पर हेक्टेयर। हेक्टेयर कितना होता है? हमारे पंजाब में किला बोलते हैं। एक हेक्टेयर में 2.47 किला होता है। एक हेक्टेयर कितना होता है? मैं लिख देता हूं, लगभग हमारे पंजाब में ना किला बोलते हैं, किला, बिग्गा, किला, तो आपको तो पता ही होगा ना। ठीक है ना। तो लगभग 2.47 एकड़ बोलते हैं इंग्लिश में किले को। क्या बोलते हैं? एकड़। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एकड़, चाहे आप किला बोल लो। कितने किले जमीन है सर? ठीक है, तो लगभग 2.5 किला मान ले, 1 मिनट, 2.5 किला, 2.5 एकड़ कितनी फसल पैदा करता था? 660 केजी। कितनी कनक उगती थी यहाँ पे उस समय? कितनी प्रोड्यूस होती थी? 660 केजी। अब कितनी हो रही है? सेम, लगभग 2.5 किले में सर कितनी हो रही है? लगभग 3600, लगभग 3600 सर। हमने इतनी एडवांसमेंट कर ली कि उतने से एरिया में पहले इतनी प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब तो उसके पास कंबाइन भी है, उसके पास हाई यील्ड वैरायटी सीड्स भी है। ठीक है ना। अब उसके पास मॉनसून की पहले जानकारी रहती है, अब वेदर फॉरकास्टिंग रिपोर्ट रहती है, सरकार हेल्प करती है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती है। इन सबकी मदद से, इन सबकी इंफॉर्मेशन और एफर्ट से, किसान के एफर्ट से अब हम उतने ही टोटे में, उतनी ही जगह में कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। पहले कितना करते थे? 660 केजी सर, सिर्फ, दैट्स इट, नॉट इवन 1000 केजी सर। अब कितना हो रहा है? लगभग 3600, यानी कि 3595 एग्जैक्ट। ठीक है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का आंकड़ा, टेबल नंबर 1.217 है सर, यील्ड पर हेक्टेयर सर। ओके हो गया सर। उसके बाद पैडी यील्ड, अब पैडी की बात कर लेते हैं। ये भी लगभग इतना ही था सर, 665। और अब कितना कर पा रहे हैं इसको? 29, मोर देन 2900 केजी। अब लगभग याद कर लिया करो, वो लगभग 3600 केजी हो गया, वो कितना हो गया? लगभग 2900 केजी हो गया। एग्जैक्ट हो गया 3565, ये कितना होगा? 2929। ठीक है ना। अब चावल देख लो कितना आ रहा है? लगभग 4.4 टाइम्स उसी एरिया में, एक एरिया में, ऑन एन एवरेज। ठीक है जी, पर्टिकुलर एरिया में। पहले कितना था? पैडी कितना, वेट कितना इंक्रीज हुआ है? लगभग 5.4 टाइम्स। ये तो चलो मैंने आपके एनालिसिस के लिए लिखा है यहाँ पे, ये तो मैंने आपके एनालिसिस के लिए लिखना है। ठीक है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। सर क्लास में पेपर देते हुए ये लिखे कि ये लिखे, अगर दोनों लिख सकते हो बहुत बढ़िया सर। यू टीचर विल बी सो इम्प्रेस्ड कि यार बच्चा रिसर्च करके पढ़ के आया है, उसने एफर्ट की है, बुक से बाहर निकल के देख के आया है। ठीक है जी, साथ में लगा दिया। उसके बाद बात कर रहे थे कि लो प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है ना, दिस शोज कि कितनी लो प्रोडक्टिविटी है। अगर मैं आपको अकेला ये पढ़ा देता, ये शायद ना पढ़ाता, आपको फीलिंग ना आती कितनी लो प्रोडक्टिविटी है। नाउ यू फील कि हाँ यार कितनी लो प्रोडक्टिविटी है। फाइन। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड्स, लैक ऑफ इरिगेशन। तो पहले यार सब कुछ हाथ से करना है, आजकल मशीन है, अगले के पास ट्रॉली है, ट्रैक्टर है अगले के पास। ठीक है ना, अगले के पास कंबाइन है, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है कंबाइन का, उसकी सर्विस अवेलेबल है सर। ठीक है ना। सो उसके पास आजकल तो एप्स है। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है उसके पास। लैक ऑफ इरिगेशन, पहले तो अगले के पास मोटर नहीं थी, आज तो लगभग हमारे नॉर्थ इंडिया में तो मोटर की कमी नहीं है, तकरीबन हर एक के पास मोटर है, इरिगेशन फैसिलिटी है। पहले अगला पानी के लिए मानसून पे डिपेंडेंट था, आज अगले ने अपना पंप खोल देना, उसका तो बोरवेल हुआ है, उसने तो बोरवेल करा रखा है, उसने तो ऑन ही करना है पानी। ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मानसून पे आज डिपेंडेंट नहीं है, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द मानसून। मानसून हल्का सा वेरिएट कर जाए, शेयर मार्केट पूरी हिल जाती है हमारी। ठीक है ना, नो डाउट इन दैट। बट उस समय हालात बहुत बदतर थे, अब इंप्रूव्ड है, और इंप्रूवमेंट की जरूरत तो हर समय रहती है। इंप्रूवमेंट तो अमेरिका को भी रिक्वायर्ड है हर समय। इस दुनिया में कोई ऐसी स्थिति नहीं है किसी इंसान की, किसी देश की, जब इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड ना हो सर, वो तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो उस समय लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, सो दैट वाज दोज वर द रीजंस। ठीक है, सॉरी, जिसकी वजह से लो आउटपुट रहता था। एंड एक और कारण सर, सोका तकरीबन पड़ता था। अब मॉनसून आया नहीं, ठीक है ना, अगले के पास बोरवेल अगले ने कराया नहीं हुआ, बोर कराया नहीं हुआ अगले ने, इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं अगले के पास, नहरें बनी नहीं हुई, कैनाल्स बनी नहीं हुई, जैसे सतलुज यमुना कैनाल है, SYL ऐसा कुछ है नहीं, तो होगा क्या? सोका ही पड़ेगा सर।
और तकरीबन तकरीबन सारी आबादी इसमें लगी हुई है, 70% से ज्यादा आबादी इसमें लगी हुई है, सभी के सभी गरीब फिर होने ही है सर। ठीक है ना। उसके बाद आगे जाके देखते हैं जमींदारी सिस्टम, रॉयटवाड़ी सिस्टम, उन्होंने अलग खून पी रखा हमारा। जमींदारी सिस्टम है, अंग्रेज लोगों ने जमींदार लगा दिए अंग्रेज कहने फार्मर्स के ऊपर। Who acted like owners, who acted like owners, जो भी सारी फसल निकलेगी वो सारी जमींदारी की, उसकी जमींदार की। किसान को खाने के लिए कुछ दे देंगे, भाई जिंदा रह लिए, मरी मत, अगले साल भी तो नहीं बीजनी है, बस इतना सा एहसान करेंगे उस पर। खर्चा सारा करेगा किसान, जमीन जो जिम्मेदार होगा वो खर्चा नहीं करेगा, रेवेन्यू सारा वो शेयर करेगा, मालिक वही है। और जब अंग्रेज लोग नहीं आए थे उसके पहले किसान मालिक होता था, जो फसल बीज रहे अपनी जमीन का। अंग्रेजों ने बना दिया सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। जो जिम्मेदार थे वो सारा पैसा इकट्ठा करते थे, उसमें से अच्छा खासा अमाउंट टैक्स पे करते थे अंग्रेजों को, अंग्रेज भी कुछ जिम्मेदार भी कुछ, मर कौन रहे? किसान। मेरी बात समझ आ रही है? बाकी ये सब के अलावा वो सब पॉलिसीज भी मैटर करती हैं, है ना, जो कारण बनती हैं कि हाँ अंग्रेज जो किसानों की जो स्थिति थी और डिग्रेड करने के लिए, ये तो कारण है ही है। उसके अलावा कुछ पॉलिसीज भी हैं, एक्ट्स भी हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी हैं सर। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की बात करते हैं। चलो, डिस्पाइट इनहेरिटिंग 91% ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनडिवाइडेड इंडिया दिस सेक्टर वाज स्टिल वीक। देश का बंटवारा हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना, बाद में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। बंटवारा हुआ, 91% इंडस्ट्री हमारे हिस्से में आई थी, कितनी? बस उसका 91% आई थी, जितनी भी थी उसका 91% आई सर। कहने का मतलब स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, कहने का मतलब स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। डिस्पाइट इनहेरिटिंग द 91% ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम द अनडिवाइडेड इंडिया, द सेक्टर वाज वीक, लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज। लोग चाहते ही नहीं थे, वो अंग्रेज लोग, कि हम लोग तरक्की करें, वो चाहते ही नहीं थे सर। उन्होंने हमारी सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी इस तरीके से कि आप मानोगे नहीं, मैं एक फैक्ट भूल गया, वैसे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मुझे। जब टाटा वालों ने लाइसेंस अप्लाई किया था ना, टिस्को ने जो पहला प्लांट लगाना था 1907 में, मैं एक शशि थरूर साहब की बुक पढ़ रहा था, उसमें शायद था एक फैक्ट, उसमें लिख रहे हैं वो कि उन्होंने पता नहीं आई थिंक 18 पता नहीं 20 साल अप्लाई किया, वेट किया एक लाइसेंस मिल जाए अंग्रेजों से ताकि हम काम शुरू कर सके। इमेजिन अ कंपनी इज अप्लाइंग फॉर अ लाइसेंस, परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ एट दैट टाइम ब्रिटेन वाज रूलिंग इंडिया कि हमें फैक्ट्री होने परमिशन दे दो, लाइसेंस दे दो। उन्होंने 20 साल 18 साल बाद लाइसेंस दिया है। आप सोचो कि हालात कैसे होंगे, बंदे की आधी जिंदगी तो इसमें चले जाए सोचते हुए कि लाइसेंस आज मिलेगा, तो सोचो क्या ही बंदा रोजगार करेगा, क्या ही करेगा। तो आप मानोगे नहीं, 1947 के बाद 1991 तक भी हालात इतने अच्छे नहीं थे जब तक एलपीजी नहीं आई। दुनिया जहां की इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, इनको ऐसे डर लगता था कि पता नहीं कोई और कंपनी आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे ऊपर राज करने लग जाएगी, हम फिर गरीब हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो इसी में इनको ये समझ ही नहीं आया कि भाई सरकार का काम रेगुलेट करना होता है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता, सरकार का काम बिजनेस को रेगुलेट करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करना होता है। आप अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करो, किसकी क्या मजा कि वो आप पर रूल कर जाए सर। आप अपना डंडा अच्छा रखो ना, चाहे मैं कह रहा हूं मेटा जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, चाहे टेस्ला जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, पर नो वन इज बिगर देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अल्टीमेटली किंग इज देश, देश सबसे बड़ा होता है, कोई इंसान है कंपनी उससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उस देश ने ही उनको बनाया है। ठीक है ना। तो सरकार का काम पॉलिसीज फ्रेम करना होता है। पर एनीहाउ हम बात किसकी कर रहे हैं, 47 तक की बात कर रहे हैं। कॉटन, जूट, शुगर वर प्रेजेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत ये कर रहे थे कॉटन, जूट, शुगर सर, ठीक है ना, बट प्रोड्यूस फार फार बिलो द रिक्वायरमेंट सर। ठीक है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री थी, जो थी उसके कुछ आंकड़े लिखे हुए, बट जितना चाहिए था उतना तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या हम कुछ मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। कोई अपना हैवी मशीन्स नहीं, कुछ हल्की मशीन्स प्रोड्यूस कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है, कुछ केमिकल्स वगैरह, कोई और कुछ आईटी, कुछ भी नहीं। ऑटोमोबाइल एसेसरी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? थोड़ा बहुत ये सब क्या क्या देखते हैं आगे जाके। ठीक है, जूट, शुगर वगैरह। नाउ पहली बात करते हैं क्लोथ। उस समय का जो आंकड़ा आपकी किताब में लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है कि 1947 के अराउंड लगभग 421 करोड़ मीटर कपड़ा बनता था। अब यहाँ पे मैंने रिसर्च किया कि अब कितना बन रहा है, इस तरीके से कुछ नहीं मिला।
भी कितने करोड़ मीटर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमारे लुधियाना चले जो गली गली में बन रहा है कपड़ा सर, ठीक है ना, गली गली में, सूरत में चले जो गली गली में बन रहा है। सो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बहुत इंक्रीज हो गया। एग्जैक्ट कंपैरिजन तो जो इस टर्म्स में तो अवेलेबल नहीं है, इट्स नो लॉन्गर पब्लिश इन द सेम फॉर्मेट। इंडिया नाउ प्रोड्यूसेस अ मैसिव क्वांटिटीज ऑफ द फैब्रिक थ्रू द पावर लूम सेक्टर्स, ठीक है, ओवर 20,000 मिलियन पीसेस ऑफ गारमेंट्स एनुअली, ऐसा कुछ आंकड़ा अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर, ठीक है जी। सो ये जो आंकड़ा लिया हमने इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है जी, सो उससे लिया हुआ है। उसके बाद ठीक है, करंट मैंने बस ऐसे लिख दिया, यानी कि करंट वाला आंकड़ा है, जो मैंने जो सोर्स लिखा हुआ है करंट का लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सीमेंट की। पहले सीमेंट कितना प्रोड्यूस कर रहे थे उस समय, कितना कर रहे थे, 27 लाख टन, कितना कर रहे थे, 27 लाख टन, ठीक है। और 1 मिलियन में कितने लाख होता है, 1 मिलियन में कितने लाख होता है, 10 लाख, कितने लाख होता है, 10 लाख, ठीक है। अब कितना हो गया ये, 453 मिलियन, एक मिलियन में कितना हो गया, 10 लाख, 453 मिलियन टन। यहां पे कितना, केवल 2.7 मिलियन, कितना, 2.7 मिलियन, 27 लाख सर, ठीक है। आप समझ लो कि यहाँ पे 2.7 मिलियन, यहाँ पे कितना बेटा, 453। किसकी बात कर रहे हैं, सीमेंट की सर। किसकी बात कर रहे हैं, टन की सर। लगभग कितने गुना आप कर रहे हैं, 1678, 1678 टाइम्स, फाइन। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल, तो उसमें कितने प्रोड्यूस हो रहे थे, बन रहे थे, मैन्युफैक्चर हो रहे थे, आई मीन टू से प्रोड्यूस नहीं, मैन्युफैक्चर, कितने हो रहे थे, 9,000 यूनिट्स। अब कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 10,80,000, 10,80,000 एनुअली सर, ठीक है, लगभग 120 गुना सर, ठीक है। सोसाइटी ऑफ द इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इसका सोर्स है। फर्टिलाइजर्स कितना, 9,000 टन। अब कितना हो रहा है, 503 लाख टन, लगभग 5600 टाइम्स, 5589 टाइम्स, ठीक है जी। उसके बाद शुगर कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 11.3 लाख टन, तो अब कितना हो रहा है, 315 लाख टन। ये भी फिर भी चलो ठीक है, शुगर हो रहा है प्रोड्यूस, ठीक है। और आप मान के चलो कि एक और कमर्शियल व्हीकल्स, तो ठीक है, शुगर मान के चलो, शुगर हो गया, ये जूट हो गया, ठीक है। ये अंग्रेज लोग कर रहे थे क्योंकि इनको चाहिए थे। अगर एक दो कोई इंडस्ट्री डेवलप थोड़ी बहुत हुई है, अगर यह रेलवे डेवलप हुआ है थोड़ा बहुत उस जमाने में, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए वो चीज। दिस वॉज अ मेन रीजन, ठीक है जी। उसके बाद सो एब्सेंस ऑफ द बेसिक की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी, केमिकल्स, इट वाज एब्सेंट एट ऑल, ठीक है। स्वीयर डिक्लाइन इन द कॉटेज स्मॉल स्केल एंड आर्टिसन इंडस्ट्रीज ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज फेवरिंग द इंपोर्ट। तो ब्रिटिश पॉलिसी क्या करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट को बढ़ावा करते थे, जो ब्रिटेन से सामान आता था कि वही बिके हमारे इंडिया में, ठीक है जी। पहली बात तो पैसे नहीं है इन लोगों के पास, और जितने हैं वो ले लो, जितने हैं वो ले लो। उसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, नेक्स्ट फीचर क्या है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी सर, ठीक है। नाउ अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम उसको बोलते हैं जो जमींदार होते हैं, ठीक है, जहां पे हर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एक जमींदार लाया हुआ है, उसके नीचे किसान काम कर रहा है। किसान को कुछ नहीं मिलना, थोड़ी बहुत कनक मिल जानी है, राइस मिल जाना है, जी ले अपना खा ले, अगले साल तो नहीं फिर कनक पैदा करनी है भाई। इसको बोलते हैं फ्यूडल कंसेप्ट, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, लैंड, और लैंड के ऊपर लगाया हुआ है जिम्मेदार। टैक्स कौन ले रहे हैं, अंग्रेज। कॉस्ट कौन बियर कर रहे हैं, किसान। रिस्क किसका है, किसान का। दोनों हाथ घी में किसके हैं, जिम्मेदार और अंग्रेज के। ये तो हुआ फ्यूडल। पर इस तरीके से कंसेप्ट आप मान के चलो इंडस्ट्री में नहीं था, ऐसा कुछ जमींदारी सिस्टम इंडस्ट्री में नहीं था, ठीक है। तो मान सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी एज अ होल वाज अ सेमी फ्यूडल। जो एग्रीकल्चर एस्पेक्ट था वो फ्यूडल था, बाकी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट था जो थोड़ा बहुत, वो फ्यूडल नहीं था। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल सेमी फ्यूडल कंसेप्ट था। सो मिक्स ऑफ फ्यूडल एंड कैपिटलिस्टिक, ठीक है, फीचर्स। सो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वो क्या था, फ्यूडल, वो क्या था, फ्यूडल सर, ठीक है। सो सिस्टम्स लाइक परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, क्रिएटेड पावरफुल लैंडलॉर्ड्स, जिम्मेदार हमारे सिर पे बैठा रखे थे, ठीक है, एज ए इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी किसके, किसान फसल पैदा कर रहा है, ये जिम्मेदार इंटरमीडिएरी है। कौन पैसा अल्टीमेटली टैक्स कौन ले रहे हैं, अंग्रेज। अंग्रेजों और किसानों के बीच कौन लगा रखा है, इंटरमीडिएरी। कौन लगा रखा है, जिम्मेदार, ठीक है। मोस्ट फार्मर्स वर्कड एज अ टेनेंट, वो तो बेचारे किराएदार बना दिए अपनी जमीन पे। खेती करो तुम, खर्चा करो तुम,
सारी फसल बेचो और जिम्मेदार को दे दो, ठीक है। अंडर एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैपिटलिस्टिक था, उसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं था। टेक्सटाइल्स, जूट, शुगर वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कैपिटलिस्टिक लाइंस विद द प्राइवेट एंड द फॉरेन कैपिटल। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अकर्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता अकरिंग होनी शुरू हुई, कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ। पहले तो जो किसान थे वो अपनी जो उन्होंने रोटी खानी है वो खुद उगाते थे, अपना खाया उगाया, दैट्स इट। आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियलाइजेशन शुरू हुई कि यार उगाएंगे बेचेंगे, दो पैसे कमाएंगे, बट बेनिफिट्स वेंट टू द, किसको चले गए बेनिफिट्स? जिम्मेदार को। बेचने के लिए फसल बनाई और पैसा आया, और पैसा कहां चला गया? जिम्मेदार के पास, ठीक है। रेदर देन द एक्चुअल कल्टीवेटर्स, जो कि किसान लोग हैं। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो इनकम थी, जब इनकम लो है तो सेविंग भी लो है, तो इन्वेस्टमेंट तो काहे की होगी आपकी। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कितना बन रहा था, फॉर्म हो रहा था 7%, ठीक है ना। अगर मान के चलो 100 रुपया कमाए, 93 खर्च हो गए, कितना बच रहा है? वही कैपिटल है, वही निवेश होगा सर, 7%। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना था उस समय? 80%। प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना था? 20%। यानी कि मोटा मोटा सारा सरकार निवेश कर रही थी, पब्लिक निवेश था। जितनी भी आजादी के बाद भी जो कंपनीज लगी हैं, चाहे अपना भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, चाहे कोई डैम बना है, भाखड़ा नंगल डैम बना है, वो सब सरकारी है। चाहे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है कंपनी, सेल है, ठीक है ना, चाहे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, वो सब सरकारी थी। यार लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो सीमेंट कंपनी खोल ले। कुछ एक्सेप्शन टाटास की हो सकती थोड़ी बहुत, उसकी छोड़ दो, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि इंडियंस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना प्राइवेट निवेश लगा के बड़ी बड़ी कंपनी खोल ली। अब 1947 को अंग्रेज जा रहे हैं, इंडिया को पावर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, हर एक तरह की उनकी नीड्स भी हैं, तो सारा निवेश कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। तो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना था? 80%, ठीक है ना, 80%। और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना था? 20%। सो ब्रेन ऑफ द वेल्थ बाय द ब्रिटिशर्स, थ्योरी बाय दादाभाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 रिड्यूस द कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो उन्होंने उसमें आर्टिकल लिखा था, बुक लिखी थी, अपना क्या नाम है, दादाभाई नौरोजी ने, दैट शोज की कितनी कैपिटल अवेलेबिलिटी थी हमारी एज दैट टाइम सर। लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, डिब्बा डालने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टोटली पुअर। तो inability to meet the basic needs due to the poverty and unemployment, acute shortages of the essential goods, electricity, transportation and communication sir। कम्युनिकेट करना है वो नहीं है साधन, ट्रांसपोर्ट के लिए वो साधन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो अब भी एज ऑफ नाउ देखे ना, यूपी बिहार कितना वो इंस्टाग्राम में वायरल हो रहा है। वो टीचर पढ़ा रहे हो, अगर लाइट चलेगी यार, अभी भी गांव में बिजली नहीं आ रही कहीं होगी सर। बट एनी हाउ हालात उस समय से बहुत बेहतर है। उस समय तो बदतर थे सर हालात, उस समय तो बद से बदतर हालात थे। बैकवर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, ओवरऑल पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। अगला फीचर क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। जो भी चाहिए इंपोर्ट कर लो, खुद तो कुछ बना नहीं सकते। एग्रीकल्चर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं, बनाओगे कैसे भाई, ठीक है जी। उसके बाद हैवी रिलायंस ऑन द इंपोर्ट्स फॉर द मशीनरी। जो भी कुछ करना है यू हैव टू रिलाई ऑन इंपोर्ट्स। आप किस पे रिलाई कर रहे हो? इंपोर्ट पे। मशीनरी खरीदनी है, इंपोर्ट पे रिलाई करो, बाहर से मंगवाओ। टेक्नोलॉजी चाहिए, बाहर से आएगी। वॉर इक्विपमेंट चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स चाहिए, सब बाहर से, ठीक है। और जो ले रहे हो सामने वाला बंदा ले नहीं रहा, मजबूरन हमें कम रेट में देना पड़ रहा है, तो जो चीप रॉ मटेरियल हम बाहर भेज रहे हैं सस्ते दामों पे, ठीक है। और इंपोर्टेड फिनिश प्रोडक्ट्स बन के सारा इंडिया में आ रहा है। अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर द इंडिया सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? उस जमाने में क्या अब भी ब्रिटेन और यूएसए दोस्त, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका एक, ठीक है ना। जो हमारा हाल हुआ, चाहे इंडिया एज अ पार्ट ऑफ एशिया, इन सबका तो ये सब सामने है सर, जो हमारा किया उन्होंने। प्रीडोमिनल रूरल इकोनॉमी। उस समय क्या था सर? अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी उस समय? शहरों में लोग कितना रहते थे? लगभग 15%, ठीक है। और गांव में लोग कितना रहते थे? लगभग 85%। और अब कितना हो गया? 37.6%। अब लोग कहां जा रहे हैं? शहरों की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गुड़गांव जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ट्राई सिटी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बेंगलोर हैदराबाद जा रहे हैं।
फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर द लाइक अपने रिसोर्सेज, उनको प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो वहां जाके मिले। उसके बाद अब गांव में पॉपुलेशन कम होगी, गांव पॉपुलेशन कम होगी सर, लगभग 38% कहां चले गए, शहरों में, और लगभग कितने रह गए गांव में, 62%। तो ये लगभग बढ़ गया, ठीक है, और ये आंकड़ा कम हो गया सर, ठीक है। इट इज एज पर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव वर्ल्डोमीटर्स वगैरह वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद आपकी बुक में भी बहुत सारे सोर्सेज नहीं लिखे हुए, जैसे लिखे हुए इसका आंकड़ा ये, उसका आंकड़ा ये, उसका आंकड़ा ये, बट मैंने फिर भी जो मैंने यहाँ पे लिखे मैंने यहाँ पे साथ में लगा दी, ठीक है। तो याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूँ आपको सुन सुन के चीजें याद हो रही होंगी, मोटा मोटा याद हो रही होंगी, एक बार रिवाइज करोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा। नहीं तो एक चीज और करना सर, एक बार क्लास अब लगा लो, 10-12 दिन बाद यही क्लास दोबारा लगा लेना, सेम हर एक क्लास को एक बार रिपीट कर लेना, हर एक आंकड़ा याद हो जाएगा, हर एक आंकड़ा सर 100%। एक बार खुद रीडिंग ले लियो, ठीक है, 2-3 बार मैं टेस्ट ले लूंगा, तो जो चीजें कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। मेक एंड श्योर अगर मैंने 10 क्लासेस डाली, 100 क्लासेस डाली, 50 डाली, हर एक क्लास को आपने 10 दिन बाद रिवाइज करना है, ताकि दिमाग को भूलने का टाइम मिले। फर्स्ट क्लास आपने 10 दिन बाद, सेकंड क्लास अगले 10 दिन बाद, फ्रॉम दैट डे जब आपने सेकंड क्लास लगाई, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक क्लास में 10 दिन 12 दिन का गैप होना चाहिए, ताजो सो दैट कि आपका दिमाग भूल सके सर। सो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्डोमीटर 2026। सो विलेजेस लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन बैकवर्ड एग्रीकल्चर सर, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एंड दैट वाज आल्सो बैकवर्ड इन व्हाट पर्सपेक्टिव, इन एवरी पर्सपेक्टिव सर, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, निवेश वहां पे नहीं हो रहा, मॉडर्न मशीनरी वहां पे नहीं है, ठीक है ना, पैदावार वहां पे नहीं हो रही, तो इन दैट टर्म्स इट इज बैकवर्ड। नाउ उसके बाद बात करते हैं लोग कितना पढ़े लिखे थे, ठीक है। सो लिटरेसी रेट कितना था उस समय, 16% से भी कम, लगभग 15% लोग लिटरेट थे। अब लिटरेट किसको बोलते हैं, द वन हु कैन रीड एंड राइट, द वन हु कैन रीड एंड राइट सर, जो रीड एंड राइट कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ के बोलना है सर जोड़ के, मैं तो लिटरेट है भाई, एडुकेटेड नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहे, साक्षरता की बात कर रहे हैं, लिटरेसी की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। तो भी कितना था, सिर्फ और सिर्फ 7%। और फीमेल लिटरेसी देख लो कितना इनइक्वालिटी था, लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं। अब जाके लोगों को चीजें समझने लगी हैं, अब जाके लोग थोड़ा सा चीजें इंप्रूव हुई हैं सर, ठीक है। सो हाई इग्नोरेंस लीडिंग टू द सुपरस्टिशंस, पता नहीं कौन कौन से सुपरस्टिशन थे, आज भी कौन सा कम है देश में, आज भी कौन सा कम है, साइंटिफिक तो सोचते नहीं। ओ बिल्ली रास्ता काट के, बिल्ली रास्ता, रुक जा, अरे क्या सोचते हैं। आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड सोशल एविल्स, सोशल एविल्स, सोशल एविल्स क्या है, लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को ना पढ़ाना। पहली बात तो पढ़ाना ही किसी को नहीं, अगर पढ़ाना है तो लड़कों को, है ना। सो ये सोशल एविल नहीं तो क्या है, ठीक है जी। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1947 की बात कर रहे हैं, फटाफट मेरे साथ साथ बोलो। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट दैट टाइम, पहला पॉइंट कौन सा है, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। दूसरा, ग्रोथ अच्छी थी हमारी क्या, नो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर डोमिनेंट था बट बैकवर्ड था सर, ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। उसके बाद 6 पॉइंट, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, निवेश ही नहीं हो रहा भाई, पैसा है ही नहीं, निवेश कहां से होगा। लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। उसके बाद प्रीडोमिनेंटली रूरल इकोनॉमी सर। उसके बाद वाइड स्प्रेड इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, लोग पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है सर, ठीक है। पढ़े लिखे नहीं मींस साक्षरता नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा सर, अब ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस कौन सा बंदा, कितनी आबादी कौन से सेक्टर में लगी हुई है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कितनी है, खेती बाड़ी में कितनी है, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है, फैक्ट्रीज में कौन काम कर रहा है। थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर,
यानी कि वेयर हाउसिंग हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी हो गया, लाइक दैट, ठीक है, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स। तो तीन तरह की इंडस्ट्रीज रहती है, तीन तरह का स्ट्रक्चर रहता है, एक रहता है प्राइमरी, एक रहता है सेकेंडरी, एक रहता है टर्शियरी। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन across the three main sectors of the economy. Fine. So first one is primary, second is secondary, and the third one is tertiary sector. And within the various industries in this sector. तो प्राइमरी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, चाहे कोई बिस्किट बना रही है, चाहे कोई चावल बना के बेच रही है, कोई चावल बेच रहा है सर, ठीक है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो इंडस्ट्री मीन्स नॉट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर यार एक्चुअली क्या है, हम लोग ना अपने यहाँ पे हर एक इंडस्ट्री बोल देते हैं, हम तो कोचिंग इंडस्ट्री बोल देते हैं, हर चीज को इंडस्ट्री बोल देते हैं, बट आई मीन टू से इज प्राइमरी मीन्स जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, सेकेंडरी मीन्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, वो कुछ भी बना के बेच रहा है। थर्ड इज टर्शियरी, टर्शियरी मीन्स वेयर हाउसिंग, बैंकिंग फैसिलिटी, जो इन सबको चलाने में मदद करते हैं, ठीक है, जिनको हम आम भाषा में, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। वो हमने दूसरी क्लास में डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नाउ अब देखते हैं 1951 के आंकड़े सर, ठीक है। मुझे बताओ टोटल प्राइमरी सेक्टर में कितनी आबादी काम कर रही थी? 72.7%। कब की बात कर रहा हूं? 1951 की बात कर रहा हूं, ठीक है। एग्रीकल्चर में कितनी आबादी काम कर रही है? एग्रीकल्चर में कितनी आबादी काम कर रही है? 50%। एग्रीकल्चर लेबर कितनी है? लगभग 20%, 19.7%। उसके बाद फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, इन सब में कितनी कर रही है? 2.4%। और भी हमें कुदरत से मिलता है, सिर्फ खाने पीने को नहीं मिलता कुदरत से, कुदरत से हमें माइनिंग भी है ना, कोल वगैरह कहां से मिलता है? कुदरत से मिलता है, ठीक है ना। सो ये यहां पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 0.6%। तो 4 पॉइंट्स हो गए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, ठीक है। एक कौन सा आ गया? माइनिंग। ये टोटल मिला के प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। इसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं? 72.7%, लगभग 73% लोग कहां काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कितने काम कर रहे हैं? 9%, ठीक है जी, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल में। और कंस्ट्रक्शन में कितना काम कर रहे हैं? 1.1%, यानी कि टोटल कितना हो गया? 10%, ठीक है जी, 10.1। और इसके अलावा बात करते हैं टेरेस्ट्री सेक्टर की सर। सो ट्रेड एंड कॉमर्स में कितना काम कर रहे हैं? 5.2% सर, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इस सब में कौन कितने परसेंट बंदे काम कर रहे हैं? कितने प्रतिशत? 1.4%। और अदर सर्विसेज में 10.6%, ठीक है। बाकी जो मिसलेनियस रहेगी, ये कितना हो गया टोटल? 17.2%। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? आई यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? आई यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? अदर सर्विसेज में कोई रिपेयर भी कर रहा है, कोई बाल भी काट रहा है, ठीक है ना, कोई क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है। फाइन। उसके बाद टोटल कितना हो गया? 100%, ठीक है जी। 1951 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं सर। नाउ की फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सर। तो हमें ये पढ़ के ऊपर ये पता लगता है कि सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन कर रहा है? एग्रेरियन सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर सर। द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन 72.7% वाज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में भी उसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें कितने बंदे काम कर रहे हैं? 50%। वन एग्रीकल्चर लेबर को हम मान ले, जो एग्रीकल्चर कर रहा है, जो फार्मिंग कर रहा है, जो बीज बीज रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, और उसके साथ जो लेबर काम कर रही है, ठीक है। और सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग लेबर। तो कितना बन गया ये टोटल? लगभग कितना बन गया? 70%, यानी कि 70% ऑफ पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एट दैट टाइम, ठीक है। जो 1951 के आंकड़े हैं वो कितना कह रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो? 58.7%। दिस हाई डिपेंडेंस अपॉन द प्राइमरी सेक्टर इंडिकेट्स इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड द लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर कोई ज्यादा आबादी खेती बाड़ी में काम कर रही है, हाउ कैन वी से दैट कि दिस शोज की बैकवर्डनेस? हाउ कैन वी से दिस कि दिस इज अ लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट? हाउ कैन वी से दिस? मैं आपको अभी समझा के हटा हूं। सिंपल खेती बाड़ी करोगे, इतना पैसा नहीं बनता, उसका सामान बना के बेचोगे, यानी कि जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहां पे ज्यादा ग्रोथ होती है। सिंपल अपने कनक बेच लो, 25-27 रुपए केजी बिकेगी,
रिटेल की बात कर रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। बिस्किट बना के बेचोगे तो 30-40 रुपए का 100 ग्राम का बिस्किट का पैकेट मिलता है, यानी कि 300-400-500 पर केजी बिकेगा। कुछ भी बना के बेचोगे उसके ज्यादा पैसे बनते हैं। प्राइमरी सेक्टर के हमेशा कम पैसे होते हैं। सिंपल सिंपल लकड़ बेचोगे कम रेट की है, उसका सोफा बना के बेचोगे, बेड बना के बेचोगे, कपबोर्ड बना के बेचोगे, उसका रेट कुछ और ही है। ठीक हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो को भी कोई इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, दैट शोज कि वो बैकवर्ड है। जिसके पास साथ साथ अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है ना, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने तरक्की की है इन द इकोनॉमिक सेंस, इन द इकोनॉमिक सेंस। उसके बाद सो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होगा, जहां पे प्रोडक्शन होती है, कैसे, बाय डायरेक्टली एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे एग्रीकल्चर के माध्यम से, चाहे माइनिंग, चाहे फिशिंग और फॉरेस्ट्री, जो जहां पे भी नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, वहां से जो भी रोजगार आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। चाहे उसमें एग्रीकल्चर आ गया, चाहे उसमें फिशिंग आ गया, चाहे उसमें माइनिंग आ गया, चाहे उसमें फॉरेस्ट आ गया, सर फाइन, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज आ गया। उसके बाद अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्टर। नाउ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत हो, बट नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लगभग 10%, यानी कि एग्जैक्टली 10.1% जो आबादी थी वो कहां काम कर रही थी, सेकेंडरी सेक्टर में। दिस वाज द स्मॉलेस्ट शेयर अमंग ऑल सेक्टर्स, ठीक है ना। टर्शियरी में भी टोटल कितने परसेंट बंदे काम कर रहे हैं, 17.2%। प्राइमरी में कितने कर रहे हैं, 72.7%। और फैक्ट्रीज में कितने बंदे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कितने बंदे काम कर रहे हैं, 10.1%। उसके बाद सो दिस इंडिकेट्स अ वेरी स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द लैक ऑफ द, अच्छा सॉरी, कंट्रीब्यूशन कितने हैं, 14.3%, कितना, 14.3%। उसके बाद दिस इंडिकेट्स अ वेरी स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लैक ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस। दैट शोज कि कितनी ज्यादा मतलब कि बैकवर्डनेस थी, ठीक है ना, कितना ज्यादा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रीज थी। दिस क्लियरली शोज दैट। सो सेकेंडरी सेक्टर कहां क्या होता है, जहां पे हम मैनमेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, चाहे वो इंसान को यूज करके, मशीन्स को यूज करके, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। इन सिंपल हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ना, चाहे वो ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो मैंने लास्ट वाली क्लास में भी समझाया था कि बिना टर्शियरी सेक्टर के आप चीजें नहीं बना सकते। बैंकिंग नहीं होगा तो फैक्ट्री कैसे खुलेगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा। फैक्ट्रीज को चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए और कम्युनिकेशन भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए। तो चाहे प्राइमरी सेक्टर भी हो, किसान को भी बैंक खाता चाहिए भाई, किसान को भी क्रॉप्स का इंश्योरेंस चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो करे, अगर आप चाहते हो इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करे, यू नीड टू हैव टर्शियरी सेक्टर स्ट्रांग एज वेल सर। तीनों आपके जो ये पिलर्स हैं, तीनों स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद सो सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी अपना टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। 17.2%, 17.2% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन द टर्शियरी सेक्टर। और कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को, 27%। तो इन दोनों से बाकियों से बेटर शेयर है, ठीक है। सो एज कंपैरिजन टू द आउटपुट, ठीक हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिलेटिवली बेटर शेयर इन बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एज कंपैरिजन टू द सेकेंडरी सेक्टर सर। उसके बाद सर कुछ वेरिएशंस था, कुछ एरियाज ऐसे थे जो कुछ ग्रो हुए, जो अंग्रेजों को जरूरत थी, जो बंदरगाह थी जहां पे उनकी शिप्स नहीं आना था, जहां पे उनकी शिप्स नहीं आना था। चाहे गुजरात के पोर्ट है, चाहे महाराष्ट्र का पोर्ट है, चाहे विशाखापट्टनम का पोर्ट है, चाहे कोलकाता पोर्ट है सर, जहां पे उन्होंने शिप्स नहीं लैंड करना था, वहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। उन्होंने वहां पे बिल्डिंग्स भी बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया, पुल भी बनाए, ठीक है ना। और बाकी जहां पे पूरे इंडिया में जहां उनको कुछ जरूरत नहीं थी, तो वहां पे एक फूटी कौड़ी, पाई कौड़ी भी खर्च नहीं की वहां पे, सिंपल, ठीक हो गया। नाउ there were significant differences across the regions in the parts of the Madras Presidency, present day Andhra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Bombay, Bengal. The share of primary sector was declining while the secondary and tertiary sectors was slowly rising sir। क्यों, कारण क्या है सर, यहाँ पे लगती है बंदरगाह, क्या लगती है बंदरगाह, वहां पे चाहिए उनको इंडस्ट्री, वहां पे चीजों को मंगाना है, बेचना, शिप बिल्डिंग चाहिए उनको, शिप्स चाहिए वहां पे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पे कंपैरेटिवली लोग उन सेक्टर्स में जा रहे हैं एज कंपैरिजन टू द अपना दिस प्राइमरी सेक्टर, फाइन। सो उसके बाद बात करते हैं पंजाब की, आज के राजस्थान की, आज के उड़ीसा की। यहाँ पे टोटली डिपेंडेंस किस पे थी, एग्रीकल्चर पे,
ठीक है। प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर भी आ जाता है, फिशरीज भी आ जाती है, ठीक हो गया। उड़ीसा में मान के चलो कि माइनिंग भी आ गई सर, फाइन। सो दिस वाज दैट। दिस अनइवन पैटर्न रिफ्लेक्टेड द लॉपसाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो किस तरीके से सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो कुछ सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कुछ एरिया कुछ हद तक डेवलप है, कुछ सेक्टर में, कुछ एरिया कुछ सेक्टर में है, तो सब होच पोच कर रखा है, फाइन। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी की भी नहीं है। कंक्लूजन, the occupational structure on the eve of the independence was highly backward and unbalanced, totally unbalanced था, ठीक है ना। तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो थी ही नहीं। देयर वाज अ हैवी ओवरक्राउडिंग इन द प्राइमरी सेक्टर एंड वेरी लिटिल शिफ्ट टुवर्ड्स द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। दिस लैक ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्शियरी वाज अ क्लियर साइन ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। दिस शोज कि कितना अंडर डेवलपमेंट था और किस तरीके की सो कॉल्ड डेवलपमेंट थी, जो सब हैफजर्ड मैनर में थी, नॉट इन सम बैलेंस्ड वे। दैट्स इट, फाइन। सो उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे कैसे थी, ठीक है। बर्थ रेट क्या था, ठीक है, ग्रोथ क्या थी, ठीक है, ये सब क्या था। नाउ साइज एंड ग्रोथ, द फर्स्ट सिस्टमैटिक कंट्री वाइड सेंसस कब हुआ था? 1881। कब हुआ था सबसे पहला सेंसस, कब हुआ था इंडिया में? 1881। तो जब तक आप आंकड़े कलेक्ट नहीं करोगे, आपको पॉलिसीज कैसे फ्रेम करोगे? आपको यही नहीं पता मेरे कितने बंदे कहाँ काम करते हैं, मुझे यही नहीं पता हमारी पैदावार कितनी हो रही है, मुझे यही नहीं पता एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो मैं कैसे पॉलिसीज फ्रेम करूंगा कि मैंने अपने इस टारगेट को ऐसे अचीव करना है, इन चीजों को ऐसे कम करना है, इन चीजों को ऐसे बढ़ाना है? मेरे पास तो आंकड़े ही नहीं है। तो आप सबसे पहले सेंसस कब कर रहे हो? 1881 में। कब कर रहे हो? 1881 में। तो उसके बाद सेंसस होना शुरू हुआ हर 10 साल बाद। सो एज पर द 1951 सेंसस, इंडिया पॉपुलेशन लगभग कितनी थी? 36 करोड़। कितनी थी? 36 करोड़, ठीक है। मैंने ऊपर कितनी लिखी थी? 34 करोड़ लिखी थी ना। कितनी लिखी थी ऊपर में सबसे टॉप पे? जो नीचे पॉपुलेशन बनाया था 34, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो कौन सा था? 47 के आंकड़े हैं। वो किसके आंकड़े हैं? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1951 की, ठीक है ना। लगभग 34.34 से कहां चलेगी? लगभग 36, ठीक है। 1951 की बात कर रहा हूं। नाउ एज पर द 1951 सेंसस कितना हो गया? 36.10 करोड़। नाउ बिफोर 1921 में क्या होता था? कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, ठीक है। जो सीबीएसई की बुक्स हैं उनमें डिटेल लिखा हुआ है कि 1901 में कम होगी, 1911 में बढ़ गई, 1921 में फिर कम हो गई, इतनी बढ़ गई, इतनी कम होगी, इतनी बढ़ गई। तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे आंकड़े याद रखने की जरूरत है। सिंपल बात कहने का मतलब ये है कि 1921 से पहले कभी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो जाती थी, पॉपुलेशन कभी कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद तो बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। कोई भी ऐसा सेंसस नहीं रहा जिसमें पॉपुलेशन कम हुई हो। 1921 के बाद कोई भी ऐसा सेंसस नहीं रहा जिसमें पॉपुलेशन कम हुई हो, पॉपुलेशन बढ़ती ही गई सर, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहाँ पे ट्रांजिशन आया, चेंज हो गया। पहले होता था बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई कम हो गई सर, थोड़ी बहुत बढ़ गई कम हो गई, वहां लगभग स्टेबल रहती थी सर, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। नाउ हाई बर्थ रेट 21 के पहले, ठीक है। सो 49 पर 1000, ठीक है। हाई डेथ रेट था 40 पर 1000, हजार के बंदे, हजार के कंपैरिजन, एज कंपैरिजन टू डेथ रेट कितना था? 40। रिजल्ट, पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेबल। पॉपुलेशन जितना लगभग बर्थ रेट है उतना लगभग क्या है? डेथ रेट चल रहा है, तो पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेबल ओवरऑल सर, ठीक है। बिफोर 1981, ठीक है। आपके वैसे बुक्स में लिखा हुआ है 1901 में कम होगी, 1921 में बढ़ गई, फिर कम होगी, ठीक है। जो सीबीएसई की कुछ बुक्स है, तो मुझे लगता है कि इतने सारे आंकड़े याद रखने की जरूरत है, ना ही पेपर में आए नहीं है, ना ही लिखने हैं हमने सिंपल ये बताना है कि 1921 से पहले स्टेबल थी, उसके बाद क्या वो बढ़ती गई, वहां पे ट्रांजिशन हुआ, चेंज हुआ 1921 के सेंसस के बाद, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? 1921 इज ऑल्सो द नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अब डिवाइड होगा, ग्रेट डिवाइड, बढ़ती गई सर, स्टेबल नहीं रही बिल्कुल भी अब तो, ठीक है ना। इसका एमसीक्यू बन सकता है, याद रखना। कौन सी ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं? 1921 को। कौन सी ईयर को? 1921 को। उसके बाद आफ्टर 1921 अब क्या हुआ सर? अब तो ट्रांजिशन हो गया भाई, अब तो सेकंड स्टेज में पहुंच गए। अब क्या हुआ? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। नाउ डेथ रेट sharply declined sharply due to the better control of famines and epidemics,
ठीक है ना। अब फेमीन्स पे, सोके पे, कोई बीमारी फैल गई, एपिडेमिक पे कंट्रोल होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई सर। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इसका बढ़ावा हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, डेथ रेट कम होनी शुरू हुई और बर्थ रेट तो हाई ही है, वो बढ़ रही है सर। ठीक है ना, बर्थ रेट रिमेंड हाई, ठीक है, डेथ रेट कम होगी, तो डेथ रेट तो कम होगी, बर्थ रेट बढ़ रही है सर। पहले दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे थे, डेथ रेट भी जो बढ़ रही थी वो भी लगभग सेम था ना, तो मैंने दिखाया ना आपको 49 और 40 पर थाउजेंड, वो एज गुड एज सेम उसमें एक तरफ था। नाउ 1951 के बाद बर्थ रेट कितना हो गया, 40 पर थाउजेंड सर, एक डेथ रेट कम हो गया थोड़ा सा और। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लो लिटरेसी रेट। ठीक है, 16% लगभग 15% लोग पढ़े हुए थे, लिटरेट थे, साक्षर थे। ठीक है ना, द वन हु कैन रीड और राइट, 1 आउट ऑफ 6% वाज लगभग लिटरेट, वाज लिटरेट। इलिटरेसी रेट बाकी को क्या बचा रह गया, इलिटरेसी रेट। ठीक है ना, तो फीमेल लिटरेसी रेट की हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट शोज की सुपरसेशन ऑडिटरी ये सब। ठीक है जी, उसके बाद पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत पुअर थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, इट दे वर ऑलमोस्ट इनएडिक्वेट एंड पुअर क्वालिटी। मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, कोई बीमारी फैल गई तो इतनी भयंकर होती थी कि इतनी बड़ी आबादी को खा जाती थी, है ना, चाहे वो मलेरिया हो गया, चाहे वो कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स है, प्लेग है। अब कहीं पैसा तो है नहीं, सब जगह गरीबी है, भुखमरी है, गंदगी है, तो मलेरिया तो होना ही है, कोलरा तो होना ही है, प्लेग तो होना ही है। ठीक है ना, तो इससे ऐसी बीमारियां फैल जाती थी जिसकी वजह से क्या होते थे, फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ बीमारियां फैलने की वजह से एपिडेमिक्स आते रहते थे। क्या आते रहते थे, एपिडेमिक्स आते रहते थे। ठीक है, आप मान के चलो आज ना लगभग, मैं 1 मिनट के लिए पॉइंट छोड़ रहा हूँ, इसको साथ डील कर रहा हूँ कि हेल्थ फैसिलिटीज कितनी पुअर थी। अब मानोगे उस जमाने में ऑन एन एवरेज जो एक इंसान था उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 44 ईयर्स। कितनी थी, 44 ईयर्स ऑन एन एवरेज एज इंसान की सर। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 44 ईयर्स। ठीक है, इन 1960 और 32 ईयर्स इन 1947। ठीक है, कुछ स्टेट बुक्स की, कुछ स्टेट बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है 32, कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। कुछ की बुक्स में 47, कुछ में कितना, तो मैंने यहाँ पे ईयर वाइज लिख दिया। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे डिटेल चार्ट बनाया था, मैंने बाद में डिलीट कर दिया। मैंने एक्चुअली 5 ईयर्स के बाद का बना दिया, 10 साल के बाद का बना दिया था, तो मैंने सोचा इतनी जरूरत नहीं है आपको सर। ठीक है, वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल इतना बहुत है कि 32 ईयर्स थी 1947 के अराउंड और 44 ईयर्स थी 1960 के अराउंड। अब देख लो कि आज कितनी है, लगभग 70 साल। ठीक है, कुछ बुक्स में 69 ईयर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 69 ईयर्स, कईयों की 72 लिखा हुआ है। एक्चुअल की अगर आप चेक करोगे, नेट पे रिसर्च करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेट 69 to 72 ईयर्स। आज लगभग ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जी रहा है, 70 साल। उस समय कितना जी रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 32 साल। कितना, 32 साल। तो सोच के देखो क्या ही हॉस्पिटल फैसिलिटी होंगी, तभी लोग मर रहे हैं, और कितनी भयंकर वो बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है ना, तो फैसिलिटीज है कोई ना, अब फैसिलिटीज हो गई, अब कितना है सर, 70 ईयर्स। अब कितना है, 70 ईयर्स। उसके बाद सो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो मैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, इट वाज ड्यू टू द हाई इन्फेंट एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, पुअर न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटी। सर आजकल तो ना लोग बहुत ध्यान रखते हैं अपनी डाइट का, उस समय क्या ही ध्यान था भाई। आजकल तो अगले के पास पैसा है, अगला कह रहा है यार शुगर फ्री डाइट चाहिए, अगला कह रहा है हाई फाइबर डाइट चाहिए, अगला कह रहा है फैट फ्री हो, ये हो वो हो। ठीक है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल ना हो। ठीक है ना, तो आजकल तो अगला बहुत ध्यान रख रहा है अपना, क्यों, अगले के पास पैसा है। उस समय तो पैसा ही नहीं था, 2 टाइम की रोटी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है ना, तो न्यूट्रिशन की तो काहे की बात करेंगे। अब न्यूट्रिशन नहीं है तो सही तरीके से बच्चे कैसे पैदा होंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे मर रहे हैं, बड़े लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रहा है सर। चाइल्ड मोर्टेलिटी किसको बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं जब एज कंपेरिजन टू 1000 बर्थ्स अंडर 1 ईयर कितने बच्चों की डेथ हो रही है। ठीक है, सो जिन बच्चों की अंडर द एज ऑफ 1 ईयर डेथ हो रही है एज कंपेरिजन टू 1000 लाइफ बर्थ्स, इट इज कॉल्ड चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। कितना था उस समय,
218 बच्चे विद इन 1 ईयर डेथ हो जाती थी सर। 218 बच्चों के सर कितने, लगभग 22%। 100 में से 22 बच्चे चले गए सर। क्यों? फैसिलिटीज ही नहीं है। नहीं समझे? आजकल तो अच्छे अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, फैसिलिटीज हैं, टेक केयर है, बच्चों के पहले इतने सारे स्कैन्स हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं मदर के, है ना, सिचुएशन पहले ही पता होती है, कैसे कैसे मैनेज करना है चीजों को, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस समय ऐसा था ही कुछ नहीं सर। तो बच्चे पैदा होते ही बेचारे क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देख लो कितना, 218। उसके बाद क्यों हो रहा है ये सब? अरे भाई हेल्थ केयर है ही नहीं, मदर्स के लिए नहीं है, चिल्ड्रन के लिए नहीं है, ठीक है ना, डाइट नहीं लेनी अच्छे से सर। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, पुअर सैनिटेशन, तो ये सब उन अंग्रेजों की वजह से हुआ है। हमारा भारत देश तो बहुत बढ़िया था, वी वर हैविंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट, वी वर एंजॉयिंग आवर लाइफ्स, ठीक है, और ये आए हमें लूट के ले गए, तो इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसका ये सोशल इंपैक्ट भी पड़ा है सर, एंड इट इज वर्स्ट, है ना। शायद जो कैलकुलेट लोग नहीं करते या डायरेक्टली लिंक नहीं करते, पर it is a major reason, it is a major reason to worry, it is a major point to think about, to analyze now। ठीक हो गया। उसके बाद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, सो कहने का मतलब क्या है, गरीबी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना, पॉवर्टी वर्सेंट, अब पॉवर्टी है, इसकी वजह से हेल्थ कंडीशन डाउन हो गई, एजुकेशन चलेगी, ओवरऑल डेमोग्राफिक डिविडेंड कंडीशन सब खत्म हो गए सर। नो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर दैट पीरियड, कितने लोग गरीब थे कितने नहीं, ऐसे कोई आंकड़े अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद नाउ नेक्स्ट, द पॉपुलेशन वाज लार्जली इलिटरेट, अनहेल्दी, पुअर, हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर 1921। ठीक है जी, बर्थ रेट बढ़ने के बाद, डेथ रेट कम होने के बाद 1921 के बाद पॉपुलेशन में ग्रोथ आया। There was no meaningful structural shift in the economy which kept demographic indicators poor। तो कुछ भी डेमोग्राफिक शिफ्ट नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ कि लोग खेती बाड़ी से निकल के एग्रीकल्चर उसमें चले गए हों, अपने इंडस्ट्रीज में चले गए हों, ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से अच्छी खासी आबादी पुअर रही। These demographic weaknesses were both the cause and effect of the economic backwardness in the British rule। तो यही कारण था, ये जो सब मैंने बताया, ठीक है ना। तो आप समझ लो गरीबी कारण था, अब हेल्थ खराब हुई है, उसका इफेक्ट है, मलेरिया फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बड़े लोग मर रहे हैं, ये उसके इंपैक्ट है सर। ठीक है, कॉज क्या है, ये जो अंग्रेजों ने की है, यही कॉज है, यही इंपैक्ट है जो आपके सामने है। फाइन, सो पहला पॉइंट फटाफट क्विक, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, पहला साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताना है आपने कि ये साइज था, ठीक है जी, कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन थी, इतना सेंसस तब हुआ, ठीक है जी। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 1921 के पहले का क्या स्टेटस है, 1921 के बाद का क्या स्टेटस बना, ठीक है जी। थर्ड क्या हुआ, लोग पढ़े लिखे बहुते नहीं थे, लो लिटरेसी रेट वाज देयर, अब पढ़े लिखे नहीं है तो हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद IMR ज्यादा है, ठीक है ना, बच्चे पैदा होते ही अंडर द एज ऑफ 1 ईयर दे आर नो मोर, ठीक है, दिल को इतना दर्द होता है पढ़ के। इसके बाद लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फाइन, ड्यू टू पुअर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक हो गया सर। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और गरीबी फैली हुई है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, इसका आप इंपैक्ट देख सकते हो, फीचर देख सकते हो सर। ठीक हो गया सर, ठीक है जी। नाउ उसके बाद स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो 3 सेक्टर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। सो तीनों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो बाकी चैप्टर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू, ठीक है, आप जो भी चीजें आपको लगती है कि पढ़ के शायद आप बोर हो जाओगे, या इंडियन इकोनॉमी इज थ्रेटिकल है ना, कैसे पढ़े उसको, अकाउंट्स का तो टाइम का पता नहीं लगता कैसे निकल जाता है, उन चीजों को पढ़ना। आप चीजें बस मेरी आवाज से सुनो, चीजों को सुनो, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें सुन के याद हो जाएंगी सर। और अगर आप एक आधी रिविजन ले लो 10-12 दिन के बाद, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। और उसके बाद 1-2 बार पढ़ लो, टेस्ट ले रहा हूँ आपके, है ना, तो उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है सर, ठीक है ना, आपका प्रॉपर हो जाएगा एवरीथिंग सर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी, अपना कोई डाउट हो या बेटा तो बताना, ठीक है। तो टेस्ट आपको चाहिए होगा, मैं हर क्लास में बोल रहा हूँ, जो भी आपको टेस्ट चाहिए, जो हम क्लास में ले रहे हैं, जिससे आपको चाहिए हो नीचे कमेंट कर दो, अपनी मेल ID दे दो, आपको टेस्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। सो नॉट अ बिग डील। सो टेस्ट हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।